बांग्लादेश को लेकर एक बड़ी डिप्लोमेटिक जंग भारत ने चुनी है और भारत ने वो किया बांग्लादेश के अंदर जो उसको ठीक लगा। नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश देखेंगे जो वो बीएनपी वाले तारिक रहमान के लिए लिख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को लेकर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, इसीलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस्लामाबाद का ढाका में क्या हुआ है। उधर से बीएनपी वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विश के लिए थैंक यू कह रहे हैं और कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि बहुत मजबूत रिश्ते होंगे। खालिदा जिया की मौत पर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री का शोक संदेश देते हैं। ये चचा चूरन बहुत कोशिश करता है जयशंकर साहब से मिलने की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री इस चूरन से नहीं मिलते और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं जब काबुल पाकिस्तान को दुश्मन मानने लगा है तो आप तारिक रहमान और उसके इतिहास से बहुत परेशान मत होइए। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जी हाँ, दुनिया के सामने ट्रंप ने कहा था मोदी जो चाहेंगे बांग्लादेश में करेंगे। लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन अब जब तस्वीरें बांग्लादेश में सामने आ रही हैं तो ये लग रहा है कि मोदी जो चाहेंगे बांग्लादेश में वही होगा। पाकिस्तान का सपना, चीन का सपना, सबके सपने बांग्लादेश ढाका में चकनाचूर हो गए। जी हाँ, बीएनपी वाले तारिक रहमान अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, अब आपको लग रहा होगा कि भाई खालिदा जिया का स्टांस हमेशा एंटी इंडिया रहा, प्रो पाकिस्तान रहा, फिर मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश में वही होगा जो भारत चाहेगा, जो दिल्ली चाहेगी, जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे। हम इस पूरी कहानी को आपको समझाएंगे। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, भारत को बांग्लादेश में दो चयन करना था। एक था जो पूरा जिहादी था, दूसरा था जो पूरा जिहादी नहीं आधा जिहादी था, यानी वहां दो जिहादी तत्वों में से भारत को चुनना था। भारत ने जो कम जिहादी था यानी कि बीएनपी तारिक रहमान, उसको चुना। दोस्तों, डिप्लोमेसी एक दिन दो दिन का खेल नहीं होता है, इट्स अ लॉन्ग रन या फिर लॉन्ग बैटल कह लीजिए। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में भारत कैसे जीता है और पाकिस्तान कैसे हारा है। हम आपको ये समझा देते हैं। दरअसल आपको ये बात इस बात से समझ आ जाएगी जब आप नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश देखेंगे जो वो बीएनपी वाले तारिक रहमान के लिए लिख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को लेकर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, इसीलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस्लामाबाद का ढाका में क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, आई कन्वे माई वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन बांग्लादेश। दिस विक्ट्री shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership. India will continue to stand in support of democratic, progressive, inclusive Bangladesh. ध्यान दीजिएगा शब्दों पर जो कहा गया है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, प्रोग्रेसिव, जो आगे आगे बढ़ता रहे, इंक्लूसिव बांग्लादेश। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू स्ट्रेंथन आवर मल्टीफेसेटेड रिलेशन एंड एडवांस आवर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। प्रधानमंत्री का मैसेज है किसके लिए? बीएनपी वाले, वो बीएनपी जो हमेशा एंटी इंडिया रहा, वो बीएनपी जो हमेशा प्रो पाकिस्तान रहा। उधर से बीएनपी वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विश के लिए थैंक यू कह रहे हैं और कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि बहुत मजबूत रिश्ते होंगे। ये खेल क्या है भाई? तो दर्शकों, खेल ये है कि जब हम काबुल से निकले तो हमें यह बताया गया कि इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली वॉर काबुल के अंदर पाकिस्तान से हार गया। भारत को वहां अपने दूतावास खाली करने पड़े। भारत को सब कुछ छोड़ छाड़ कर लेकर उठा पटक कर बोरिया बिस्तर काबुल से बांधना पड़ा। लेकिन आज इस्लामाबाद और काबुल के क्या रिश्ते हैं? काबुल और नई दिल्ली के क्या रिश्ते हैं? आखिर अफगानिस्तान में वो तालिबान बैठा है, वो आतंकी संगठन बैठा है
जिसके खिलाफ हम हमेशा रहे, जो हमेशा भारत के खिलाफ रहा, लेकिन अब जो है वो तालिबान भारत की वाहवाही कर रहा है, नई दिल्ली के बधाई के कसीदे पढ़ रहा है, और जो है सो नई दिल्ली है, जो है सो मोदी है, और वो कहते नहीं थकते हैं कि भाई वाह, माशाअल्लाह मोदी जी, माशाअल्लाह मोदी जी, मोदी जी आप जैसा तो कोई है ही नहीं। यही वाली डिप्लोमेसी मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर हम काबुल में तालिबान को लाइन पर ला सकते हैं, अगर वो तालिबान जो हमेशा प्रो पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया रहा, वो पाकिस्तान जो हमेशा तालिबान के कसीदे पढ़ता रहा, लेकिन अब तालिबान वालों को पाकिस्तान वाले गाली देते हैं, तालिबान वाले पाकिस्तान वालों को गाली देते हैं, और तालिबान कहता है कि नई दिल्ली से हमारी दोस्ती है, मोदी जी जैसा दुनिया में कोई लीडर नहीं है। यह पिछले 2-3 साल में हो गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेश को लेकर एक बड़ी डिप्लोमेटिक जंग भारत ने चुनी है, और भारत ने वो किया बांग्लादेश के अंदर जो उसको ठीक लगा। वहां पर पहले ही आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, ये सब यूनिस ने किया। यूनिस और जमातियों ने, इसके पीछे आईएसआई भी थी, कि किसी भी तरह से आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी को लड़ने ही न दिया जाए, और वो ये चाहते थे कि वहां पर जमाते इस्लामी और तमाम जिहादी संगठन, इवन जो छात्रों वाली पार्टी थी, ये सब मिलकर के वहां पर सरकार बना ले, जिसको पीछे से आईएसआई का बैकअप था। लेकिन यहां भारत ने खेल कर दिया। खेल ये हो गया कि भारत ने सब कुछ प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और आपको याद होगा जब खालिदा जिया का देहांत होता है, दर्शकों हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि खालिदा जिया का देहांत हो चुका है, लेकिन बीएनपी ये जानबूझकर नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि तारिक रहमान की एंट्री बांग्लादेश में करके ही ये बतानी थी। अगर तारिक रहमान के बांग्लादेश पहुंचने से पहले ये बात बाहर आ जाती कि खालिदा जिया की मौत हो गई है, तो वो जो संवेदना की लहर है, वो जो इमोशंस का ज्वार है, जो तारिक रहमान के बांग्लादेश आने पर और उसके बाद ये अनाउंसमेंट पर कि भाई खालिदा जिया नहीं रही, उतना राजनीतिक फायदा तारिक रहमान को नहीं होता, बीएनपी को नहीं होता। और फिर आपने देखा कि नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर देश के विदेश मंत्री, तब जब भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद खराब हैं, एक तरह से रोज यूनिस सरकार की तरफ से कभी हमारे चिकन नेक, कभी नॉर्थ ईस्ट, तरह तरह की बकलोली की जा रही है, तरह तरह की बकलोली की जा रही है। लोग रोज हमारे यहां कह रहे हैं कि इनका हिसाब कर दो, भेज दो ईस्टर्न कमांड को, इनका हिसाब कर दें, रोज कहा जा रहा था। लेकिन तब देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जाते हैं, तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं, और प्रधानमंत्री का संदेश, खालिदा जिया की मौत पर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री का शोक संदेश देते हैं। और इस जयशंकर साहब के टूर के दौरान ये जो चूरन है, नोबेल वाला चचा चूरन, ये चचा चूरन बहुत कोशिश करता है जयशंकर साहब से मिलने की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री इस चूरन से नहीं मिलते हैं। और यही लोगों ने कहा कि भारत आखिर कर क्या रहा है। तो बेसिकली भारत ने एक तरह से बीएनपी को बांग्लादेश का चुनाव जितवा दिया। क्या? एक चीज बहुत साफ रखिएगा, बहुत क्लियर रहिएगा, बांग्लादेश दुनिया में क्यों है, कैसे है, किस आधार पर है, ये सब जानते हैं। तो बांग्लादेश में पाकिस्तान आके कुछ करता रहेगा, भारत चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए बीएनपी वाले तारिक रहमान की अचानक लंदन से वापसी होती है। नहीं तो जमातियों और जिहादियों ने तो जैसे ही शेख हसीना को वापस भेजा, यूनुस को गद्दी मिली, जिहादी ये चाहते थे कि अब तो हम ही हैं। जमाते इस्लामी के जिहादियों को लगा कि अब तो हम ही हैं, खालिदा जिया मर रही है, बेटा लंदन भागा हुआ है, अवामी लीग वाली शेख हसीना को हमने भगा दिया, तो बांग्लादेश की सत्ता अब जाएगी किसके पास। और लेकिन खेल यहीं से पलट जाता है, क्योंकि आपको एक चीज याद होगा, जो शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागती हैं, निकलती हैं, वहां ये तमाम जिहादी तत्व जो हैं, ये हमारे यहां के जिन कलाकारों ने ये कहा कि भाई आंदोलन हो गया, बांग्लादेश में क्रांति हो गई, छात्रों ने क्रांति कर दी है, वो दरअसल जिहादी मानसिकता वाली भीड़ का
बांग्लादेश के अंदर तांडव था। दर्शकों, एक और चीज क्लियर रखिए, जिस देश की 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी हो, या हमारे यहां जैसे 150 करोड़ लोग हैं, दिल्ली में 25,000 30,000 लोग कहीं निकल जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, सड़क जाम हो जाएगा, तो कैमरे में जब देखिएगा ना, और एंगल ऐसे अगर सेट कर दूंगा तो लगेगा कि लाखों लोग हैं, और उसी को लोग देश की आवाज बता देते हैं कि यही लोग हैं, देश का मुस्तकबिल अब यही तय करेंगे। उन जिहादी तत्वों को, दंगाइयों को लोगों ने कह दिया कि ये सब क्रांतिकारी हैं और ये सब शेख हसीना की सरकार से परेशान हैं, और इन लोगों के पास बांग्लादेश के चांद पर जाने का पूरा मॉडल तैयार है इनके दिमाग में। शेख हसीना जैसे निकल जाएंगी, ये सारे क्रांतिकारी बांग्लादेश को चांद पर लेके चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, शेख हसीना देश छोड़ती हैं, अचानक ये भीड़ जो है एंटी हिंदू राइट्स करने लगती है, वहां अल्पसंख्यकों के घरों, अस्पतालों, दुकानों, मकानों, मंदिरों पर हमले होने लगते हैं, और यहीं से भारत को यह लगता है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जैसा हो, क्योंकि वो शेख हसीना अब ढाका में नहीं थी जिनके साथ भारत डील कर रहा था, और शेख हसीना के जाने के बाद ढाका में भारत को कोई ऐसा चाहिए था जिससे नई दिल्ली और ढाका के बीच कॉन्टैक्ट हो सके, क्योंकि जो जमाते इस्लामी और जिहादी तत्व सड़कों पर थे, भारत इस तरह के रेडिकल एलिमेंट से तो बात भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये कहा कि ज्यादा बड़ा जिहादी और छोटा जिहादी, भारत ने बांग्लादेश में छोटे जिहादी को चुन लिया। आप ये समझो, जो मैंने काबुल का सिचुएशन आपको बताया कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान को अपने यहां शेल्टर दिया, हथियार दिया, सब दिया, और जिसकी उम्मीद ये थी कि इन फ्यूचर, चूंकि काबुल से हम निकल आए, तो उनका यह था कि तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे, लेकिन अब वो तालिबान ठोक किसको रहा है? पाकिस्तान को। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बांग्लादेश से हम अब फिर पाकिस्तानियों को ठुकवाएंगे। आईएसआई के जितने कलाकार ढाका में हैं, उन सब का अब खेल होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है, बीएनपी 209 से ज्यादा सीटें जीत गई है, 299 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 209 से ज्यादा सीटें, और इसके अलावा जो जमात और नेशनलिस्ट, जो वहां की सिटीजन पार्टी थी, जो छात्रों वाली पार्टी थी, जिन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनकी पार्टी को 70 से ज्यादा, यानी जिहादी तत्व जो हैं, जो कट्टरपंथी तत्व हैं, वो औंधे मुंह गिरे हैं। दूसरा, चूंकि आवामी लीग वहां चुनाव लड़ी नहीं, शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया गया, तो जो हिंदू बहुल वोट थे, उन्होंने भी ज्यादा बड़े जिहादी और छोटे जिहादी में से छोटे जिहादी यानी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट कर दिया, और इसीलिए इतना बड़ा डिसाइसिव मैंडेट मिला है। हालांकि इन चुनावों पर भी बहुत तरह के सवाल हैं कि पार्शियल हुए, सही हुए, गलत हुए, बावजूद इसके एक रास्ता वहां चुनाव वाला निकालना जरूरी था, क्योंकि यूनिस सरकार से भारत किसी तरह की बात नहीं करता, क्योंकि यूनिस को वहां बैठाया ही गया था भारत के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। और आपको याद होगा, उस दौर में तुरंत हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ, और बांग्लादेश में इस तरह का सिचुएशन इवॉल्व होता है जिसमें शेख हसीना को भारत को किसी तरह से वहां से रेस्क्यू करना पड़ता है। और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति देश के अंदर थी, भारत उस समय थोड़े समय के लिए चुप रह जाता है, लेकिन जिस तरह से यूनिस गवर्नमेंट करने लगती है चिकन नेक को लेकर, भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर, भारत को फिर ये सोचना पड़ जाता है। और आपको ये याद होगा कि हमने नॉर्थ ईस्ट इलाके में S-400 से लेकर राफेल तक की तैनाती कर दी, और ये मैसेज एक तरह से वहां के इंटरिम गवर्नमेंट को दे दिया। शेख हसीना क्या कह रही हैं? शेख हसीना का कहना है कि ये चुनाव मजाक जैसे हैं और इसे फर्जी, असंवैधानिक और इन चुनावों को अवैध बता दिया है। मैंने आपसे इसलिए ये कहा कि भारत एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी बांग्लादेश के लिहाज पर खेल रहा है, क्योंकि अब ये संभव है कि अगले 10-15 साल, चूंकि अवामी लीग पर बैन है, शेख हसीना का वापस जाना मुश्किल है। अभी जो तारिक रहमान है, इन पर भी एक जमाने में शेख हसीना ने बैन कर रखा था, 17 से 18 साल ये भाई भी देश से बाहर ही रहा है। अब इसकी एंट्री कराई गई, क्योंकि शेख हसीना वहां से निर्वासित हो गई, तो इसकी एंट्री होती है। इस पर बैन इसीलिए था क्योंकि इन पर आरोप है कि शेख हसीना की एक रैली में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। इसके अलावा
खालिदा जिया, इनका पूरा परिवार और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का हमेशा से भारत विरोध का जो है एक ये लोग झंडा लहराते रहे हैं और इनको भी लगता रहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। लेकिन जिहादियों को ज्यादा लगता है, जो जमाते इस्लामी वाले हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान हमारा बाप है। यही फर्क है और यहीं से कहानी बदल जाएगी। जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी लिखते हैं, बीएनपी विंस लैंडस्लाइड, पाकिस्तान डे ड्रीम ऑफ री इन्वेडिंग बांग्लादेश फॉल्स फ्लैट। आप अपने आप समझ लो इस बात को। बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन हो जाए, बांग्लादेश कट्टरपंथी शक्तियों के हाथ में आ जाए, यह पाकिस्तान के लिए बेहतर था कि वो फिर चाहता कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा डिस्टेबलाइज करे, बांग्लादेश बंगाल के हिस्सों में थोड़ा परेशानी खड़ी करे। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां एक चुनी हुई सरकार वो बैठा है जिसको सीधे नरेंद्र मोदी दिल्ली से निर्देश दे सकते हैं, बता सकते हैं। 3-5 करने की संभावना कम है। दूसरा, बीएनपी में अगर इन भाई साहब की वापसी अचानक बांग्लादेश में होती है तो इसमें से कहीं ना कहीं भारत का एक बड़ा रोल है। मैंने आपसे बताया कि कोई भी सेंसिबल आदमी अगर ढाका की गद्दी पे बैठता है, वो चाहे किसी पार्टी का हो, तो उसको इतना सेंस होगा कि वो भारत के ही निर्देश पर चल सकता है, भारत के ही हिसाब से चल सकता है। वो भारत को इग्नोर करके, भारत को परेशान करके नहीं चल सकता है, या भारत की जरूरतों और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को अनदेखा करके नहीं चल सकता है। उनको ये पता है कि भारत आज से करीब कई साल पहले 1971 में अगर बांग्लादेश 13 दिन में बना सकता है, तो आज के इंडियन आर्मी या आज की जो सरकार है उसके पास क्या करने की ताकत है। दर्शकों, इस सब बात को लेकर बहुत चिंतित मत होइए कि चिकन्ने की ये वो कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। मैंने आपसे बताया कि जब हम काबुल का रुख मोड़ सकते हैं, वहां तो आतंकवादी संगठन ही सरकार में बैठे हैं। दूसरी तरफ आतंकवादियों को बिठाने की तैयारी थी, हमने आतंकवादियों को नहीं बैठने दिया है। वहां एक ऐसी सरकार आई है जहां से आप कम से कम बातचीत कर सकते हैं, जहां आप निर्देशित कर सकते हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि जिस भी आदमी में थोड़ा दिमाग होगा वो ये समझ जाएगा। वो यूनिस जैसी बकलोली नहीं कर सकता है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक है, हम तो गार्जियन ऑफ सी हैं। यह दुनिया जानती है कि गार्जियन ऑफ सी कौन है और बांग्लादेश का भारत क्या क्या कर सकता है। जो बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति है उसके साथ इंडियन आर्मी क्या क्या कर सकती है, कैसे कैसे प्रयोग वहां पर हो सकते हैं, यह बोलने बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा और इस सब को लेकर बहुत चिंतित मत होइए। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि बांग्लादेश को समस्या नहीं बनने देंगे। और दूसरा, हमारे पड़ोस में हमने एक और पाकिस्तान खड़ा होने से रोक दिया है। पाकिस्तान की तैयारी यही थी और इसीलिए वहां खूब नारेबाजी चल रही थी, तरह तरह की कहानियां चल रही थी कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई हैं। ये सब नारेबाजी, जिहादी तत्व चूंकि उग्र होते हैं, तोड़फोड़ आग यानी दंगा करते हैं, तो वो दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता है वो आम लोग जो घरों में बैठे थे, उनको ये लगा कि ये वो लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान की बात करते रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। तो धीरे से बांग्लादेश के आम मुसलमान ने भी बीएनपी को वोट कर दिया। साथ ही आवामी लीग का 10% से ज्यादा वोटर, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि शेख हसीना की पार्टी पर बैन था, उसने भी बीएनपी को वोट कर दिया, तारिक रहमान को वोट कर दिया। और इसीलिए इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है बीएनपी को मिली है और बांग्लादेश में जिहादी तत्वों की हार हुई है। और बांग्लादेश में नई दिल्ली ने एक तरह का डिप्लोमेटिक विन हासिल किया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब काबुल पाकिस्तान को दुश्मन मानने लगा है तो आप तारिक रहमान और उसके इतिहास से बहुत परेशान मत होइए। ये तारिक रहमान नई दिल्ली का झंडा उठा करके दुनिया भर में न घूमा तो आप बताइएगा, क्योंकि भारत ये करवाना जानता है। और आज के दौर में जब हमने अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देशों की कहानी आपको पता ही है, इसीलिए ये बांग्लादेश का सिचुएशन था, वहां संभाल लिया गया है, वो चीजें अब कंट्रोल में है। इसीलिए बांग्लादेश के चुनावों से जो संदेश है वो बेहद साफ है, बांग्लादेश में होगा वही जो
नई दिल्ली चाहेगी। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।